महापौर पद के दावेदारों की दमदारी के इस खास एपिसोड में आज हमारे बीच शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी परिवार रजत जसूजा हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनसे, क्योंकि उनकी भी इस महापौर पद के लिए मजबूत दावेदारी है, क्योंकि उनका परिवार हमेशा कांग्रेस समर्पित रहा है, आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि धमतरी नगर पालिक निगम के विकास को लेकर उनके पास क्या योजना है और अन्य मुद्दों पर हम बेबाकी से चर्चा करेंगे और आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। रजत जी, धमतरी गोट में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। संभवतः कल या परसों में प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगा और इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल भी बच जाएगा। धमतरी नगर पालिक निगम में इस बार सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित मुक्त निकला है। काफी दावेदार हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस से हो। कांग्रेस से आपकी भी दमदार दावेदारी मानी जा रही है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपका विजन धमतरी नगर पालिका को लेके क्या रहेगा, क्योंकि धमतरी नगर पालिका के जिन निवासरत लोग हैं आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लगातार जो भी सरकारें बनी है शहरी सत्ता में, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, लेकिन समस्याएं आज भी जस के तस है। तो चर्चा की शुरुआत हम आपसे यहीं से करेंगे। आप सबसे पहले धमतरी नगर पालिक निगम के विजन को लेकर आप अपनी बात दर्शकों को बताएं। देखिए, कई सारे लोग नगर पालिका के अध्यक्ष बने, महापौर बने और उसके बाद बहुत समय बाद, और मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार दमदारी के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस को काम करने की व्यवस्था दी। इस बार जब हम लोग सत्ता में आए थे नगर निगम में, तो आप देखिए कि विंध्यवासिनी मंदिर से लेके घड़ी चौक और घड़ी चौक से लेके अंबेडकर चौक, ये मूलभूत सुविधा है जो 138 साल बाद धमतरी को मिली। क्या? लाइट। कभी किसी ने छोटी सी, ये तो एकदम बहुत छोटी व्यवस्था है, लेकिन 100 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका प्रयास नहीं किया। हम लोग जब सत्ता में आए तो उसको काम करके दिया। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, हम लोगों ने 2 बाईपास बनवाए, 7 सामुदायिक भवन बनवाए, हमर क्लिनिक का उद्घाटन किया, वार्ड के लोगों को जिला अस्पताल न जाने के लिए न जाए और अपने ही वार्ड के आसपास ऐसी जो छोटी बीमारियां हैं उनके लिए जनरल फिजिशियन हो, दवाइयां वहीं मिल जाए, उसकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की है। जहां तक आप मेरे विजन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर आप शाम के धमतरी शहर के बीच में खड़े होके आकाश की ओर तारा देखने की या तारे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको तारे नहीं दिखेंगे, बिजली के तारों का जंजाल दिखेगा। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से धमतरी में डेवलप्ड कॉलोनियों का समय आ गया है, आप चाहे जहां मैं रहता हूं महालक्ष्मी ग्रीन्स को देख लीजिए या आप शिवराज ग्रीन्स को देख लीजिए, ऊपर आपको तारे नहीं दिखेंगे। नाली के बाजू में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें बिजली की तारे गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले और जो सबसे मुख्य कारण इसका जो है, क्योंकि हर 6 महीने में 7 महीने में आप देखेंगे कि सीएसईबी के लोग 7 घंटे तक 8 घंटे तक उसको मेंटेनेंस का काम करते हैं और जिससे आम जनता को प्रभावित होना पड़ता है, लाइट से वंचित रहना पड़ता है और लोगों के काम में कहीं ना कहीं तकलीफें आती है। अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो मेंटेनेंस का काम है वो कम समय में हो जाएगा और मेंटेनेंस की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। ये जरूर है कि थोड़ा समय इसमें जरूर लगेगा, नाली के बाजू में ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ऐसी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, लेकिन सीएसईबी के साथ अगर मैं महापौर बनता हूं तो नगर निगम और सीएसईबी की अधिकारियों के बैठक करके इस प्रकार से काम करेंगे। दूसरा, आप जो कह रहे हैं, मैं बहुत आदर के साथ और बहुत सम्मान और बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग जिला अस्पताल के साथ, राज्य के शासन के साथ मिलकर एक ऐसी वैनिटी वैन जैसी व्यवस्था तैयार करेंगे जो सिर्फ धमतरी के 40 वार्ड के लिए होगी और हर रोज एक एक वार्ड का चयन करके जहाँ पे जैसी बीमारियों की या जहाँ से जैसी मांग आती है उस पे काम करने का प्रयास करेंगे, ताकि क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको ले जाने में घर वालों को बहुत समस्याएं आती हैं, तो वो वैन वहीं पहुंच जाएगी, उससे सारी बीमारियों का इलाज वहीं हो जाएगा, जो आवश्यक मेडिसिन है उनको वहीं मिल जाएगी। तीसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात है वो भूपेश बघेल जी के शासन में हुआ, कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। आप देखते होंगे कि
घरों में लोग निवास प्रमाण पत्र अपना फोन से मितान करके एक व्यवस्था थी। घर में व्यक्ति आता था, आपका सिग्नेचर लेता था, 2 दिन बाद आपको निवास प्रमाण पत्र, आपकी जरूरत के कागज आपके घर में छोड़ के जाता था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, वो व्यवस्था धीरे धीरे विलुप्त हो गई और बंद हो गई। मुझे लगता नहीं है कि अब व्यवस्था चालू है, हमें वो फिर से चालू करने की जरूरत है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि अब युवाओं का दौर है। युवा भविष्य नहीं है, युवा वर्तमान है। इसीलिए मैं अपनी दावेदारी को इतनी मजबूती से कह रहा हूं कि अगर मैं महापौर बनता हूं तो महापौर का जो दफ्तर है, नगर निगम का जो दफ्तर है, वो तो है ही। जो 40 वार्ड के पार्षद बनेंगे, उसमें हफ्ते में 2 दिन को ऐसा चयन किया जाएगा कि उस वार्ड के पार्षद के घर के बाहर हमारा टेबल और ऑफिस लगेगा। वहां के वार्ड के लोग वहीं पे अपनी व्यवस्था बताएं और अधिकारी कर्मचारी वहीं पे बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जिसमें कोई समय है, अगर कुछ बनाने का है तो उसको वहां पे बनाया जाए। आपको वार्ड वासियों को नगर निगम के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। आपका महापौर आपके वार्ड में बैठेगा। और मैं ये कहता हूं कि कोई भी दल का पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे अन्य वर्ग का या अन्य पार्टी का हो, हमारा महापौर का दफ्तर उस पार्षद के घर के बाहर लगेगा। अगर कांग्रेस पार्टी से गैर दल का पार्टी का पार्षद है और वो अपने घर के बाहर महापौर के दफ्तर को लगने नहीं देता है, तो वहां का जो छाया पार्षद है उसके घर के बाहर दफ्तर लगेगा। लेकिन जनता के काम से कोई कोताही नहीं होगी, जनता के काम से कोई मनाही नहीं होगी, जनता के काम से कोई बहाना नहीं चलेगा। रजत जी, आपने बताया कि पिछला 5 साल पहली बार कांग्रेस को शहरी सत्ता मिली थी। इन 5 सालों में ऐसा कोई भी माइलस्टोन विकास जो जनता के भी जाके आप बता सके? मैं फिर से कहता एक भी आप माइलस्टोन, जनता पूछ रही है आप लोगों से कि आपके 5 साल का कार्यकाल की उपलब्धि बता दीजिए। मैं फिर से कहता हूं, उपलब्धि के नाम पे जरूर आया है कि भ्रष्टाचार, 10 रुपए की चीज को 6 रुपए में लिया गया, बाद में उसको निरस्त किया गया, इसको लेके चर्चाओं बजा रहा है। लेकिन विकास के नाम पे आपको बताने मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि 7 सामुदायिक भवन क्या विकास नहीं है? क्या हमर क्लिनिक विकास नहीं है? शहर जो अंधेरे में था, लाइट लग गई, अब जगमगा रहा है। आप धमतरी रायपुर से आते हैं तो अर्जुनी मोड़ से आपको लाइट मिल जाएगी। क्या वो विकास नहीं है? अगर उजाला हो रहा है, मैं तो फिर से कहता हूं, मैंने ये बात पहले भी कही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सब जब शासन था, उन लोगों ने अपने घर में दिए जलाए, शहर के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास जब सत्ता आई तो शहर को उजालाकरण करने का काम किया, शहर में लाइट लाने की व्यवस्था की, शहर में सामुदायिक भवन की व्यवस्था की, शहर में हमर क्लिनिक की व्यवस्था की, शहर में ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की जिस वार्ड के लोगों को वार्ड में रह के ही उनकी सुविधाएं मिल जाए, उनको दूर तक जाना ना पड़े। तो ये काम हम लोगों ने किया। आप अच्छा, ये काम कितने साल में किया है? लोगों ने कहा कि 5 साल महापौर को मिला। मैं ये कहता हूं कि 1.5 साल 2 साल में उन लोगों ने काम किया। कैसे? आप 2018 में प्रदेश में कांग्रेस का शासन आया, उसके बाद 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता थी यहाँ पे। 2020 के आते आते महापौर बना, 2021 में कोरोना काल आया, 1.5-2 साल उसमें खराब हो गया। उसके बाद 1-1.25 साल 1.5 साल में हम लोगों ने ये सारे काम किए। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रदेश में आया, जितने स्वीकृत कार्य थे उसको निरस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। महापौर को काम करने नहीं देना, उनकी सिग्नेचर अथॉरिटी को कैंसिल करना, उनके अलग अलग अधिकारियों से अड़चन डालना। जितने कांग्रेस पार्षद और कांग्रेस के महापौर की निधि नहीं दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। उसके अलावा जितने कांग्रेस पार्षद के लोग हैं उनके स्वीकृत काम को निरस्त कर दिया। क्या मैं ये कहता हूं कि वार्ड के लोगों ने ये गलती कर दिया कि किसी अच्छे और मान्य प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अगर पार्षद हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन वार्ड वासियों के अधिकार को काटने का, उनकी जीभ को काटने का काम किया और उसके बाद कहते हैं कि आपको हक है आपके हाले दिल बयां। मैं आपको रुकना चाहता हूं रजत जी। कांग्रेस पार्टी के 3 बार के लगातार के पार्षद धमतरिया की कोर्ट के मंच पर आके बोलते हैं कि पैसा बहुत आया, शासन से पैसे की कोई कमी नहीं थी, विकास क्यों नहीं हो पाया, क्यों घबरा कानून, उसके लिए महापौर से पूछिए। आप बोलते हैं पैसा नहीं आया। नहीं, 3 बार के पार्षद है वो। मैंने ये नहीं कहा कि पैसा नहीं आया, पैसा आया, पैसे का काम हुआ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, उसी स्वीकृत काम को उन लोगों ने निरस्त करने का काम किया। दूसरी बात जो आप
कांग्रेस पार्षद की बात कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि उनके वार्ड में भी खूब सारे काम हुए। मैं तो समझता हूं कि ये ठीक है कि मीडिया ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। मैं आपसे, अच्छा इन लोगों ने, आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कि 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया। मैं कहता हूं 1 साल से अगर आपका शासन है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर जांच क्यों नहीं हुई, और जो व्यक्ति उसके लिए गुनहगार है उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया। भारतीय जनता, अब बढ़िया बात आपको बताता हूं, और इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मैं भ्रष्टाचार को सिद्ध करके बताता हूं कि भ्रष्टाचार होता कैसा है और भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जन्म दिया है। जब हमारे यहाँ पार्षद के चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर को चुनना था, लगभग 19 पार्षद कांग्रेस पार्टी के पार्षद निर्वाचित हुए, 2 लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, नंबर हो गया 21। जब वोटिंग के समय आया, और मैं ये फिर से कहता हूं कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे से नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब वो है कि आप अपने कर्तव्यों की निष्ठा से नहीं कर रहे हैं, आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जब महापौर का चुनाव हुआ तो 22 वोट मिले, इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के महापौर को 22 वोट दिया। इसका मतलब वो व्यक्ति भ्रष्ट है जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। भ्रष्ट मतलब वो अपने भारतीय जनता पार्टी के नैतिक मूल्यों को भूल के अपने संगठन के साथ भ्रष्टाचार किया और पार्टी के विरुद्ध जाके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। ये तो महापौर पद की बात हो गई। जब स्पीकर पद का चुनाव हुआ 25 वोट मिले थे। इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद ने डे 1 से भ्रष्टाचार करने का काम किया, अपनी पार्टी की लाइन को अपनाया नहीं और कांग्रेस पार्टी को वोट किया। मैं आपके माध्यम से फिर से कहता हूं कि अब अगर जब महापौर का तो चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होगा, लेकिन स्पीकर पद का चुनाव होगा निगम चुनाव के बाद, मैं उन लोगों से फिर से कहता हूं आप फिर से कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। आपसे अपील करता हूं, मैं फिर से कहता हूं ये बात कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है। डे 1 से इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया और ये तो सिद्ध हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, सिद्ध हो गया है। नंबर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो निगम में भ्रष्टाचार हुआ, 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास शासन था, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? महापौर जी ने मीडिया के सामने आके कहा कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, मीडिया में आके हल्ला करते हैं, शहर में खड़े होकर हल्ला करते हैं, काम करने नहीं देते हैं, जो पहले से स्वीकृत काम है उसको निरस्त करने का काम करते हैं। क्यों? जनता को क्या समझ रहे हैं? अब किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के समक्ष जाएगी, क्योंकि इस चुनाव नजदीक है, संभवतः फरवरी में चुनाव होना है। आज की तारीख में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्या लगता है रजत जी आप? देखिए, मैं शुरू से बात करता हूं। आपने कहा और मैं जानते हैं और शहर के लोग सब जानते हैं कि पीछे 100 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर निगम में कब्जा है उनका। जब भी पानी बरसात का समय आता है 40 में से 25 से ज्यादा वार्ड पानी में पी जाते हैं। ये देन किसकी है? 100 साल से जो लोग शासन कर रहे हैं ये उसकी देन है। आप आपके ऑफिस से निकलिए, पहले नगर निगम का क्या काम या नगर पालिका का क्या काम होता था? यहाँ पे एक आयुर्वेदिक अस्पताल होता था। स्वर्गीय श्री के.एल. चंद्राकर जी को आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देने का चाह है। सारे सदर बाजार के लोग उनके यहाँ जाते थे। आज वो आयुर्वेदिक अस्पताल कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल शासन करके क्या किया? क्या नगर निगम अपना अस्पताल नहीं बना सकता? जो नहीं बना सकता, जो पहले से व्यवस्थित अस्पताल है उसको विलोपित करने का काम, उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। दूसरी तरफ आप थोड़ा ही आगे यहां से बढ़ेंगे तो सराय हुआ करता था बहुत पहले, कि शहर में कोई बाहर से आता है तो उसके रुकने के लिए सराय हुआ करता था। अब वो सराय नहीं, थोड़े समय बाद वो सराय स्कूल हो गया। वहां पे स्कूल, और वहां के जो लोग थे, वहां के जो शिक्षक थे, उसको नगर पालिका सैलरी देती थी। वो स्कूल बंद हो गया। किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब वो जगह
कॉम्प्लेक्स के रूप में बन गया और वो व्यापार की जगह बन गई। माने जो जगह जनसेवा के लिए चुनी गई थी, जो जगह बाहर से लोग आए उनके उत्तम व्यवस्था के लिए चुनी गई थी, जो जगह एजुकेशन के लिए चुनी गई थी, उसको आपने व्यापार में तब्दील कर दिया। आपको व्यापार के लिए कोई चीज इस्टेब्लिश करनी है तो उसको अलग से रखिए, और जो जनसेवा है उसको अलग से रखिए। आप किसी, मैं समझता हूं कि मेरे उम्र से जो छोटे लोग हैं उनसे कहिए कि सराय स्कूल कहाँ है तो कोई बता नहीं पाएगा। किसी को सराय बोलेंगे तो नहीं पता पाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे उसी के आप पीछे चले जाइए, आमापारा। वहां हमारा परिवार सर किराए के मकान में रहता था, और मेरे दादाजी मुझे आज बताते हैं कि जब वहां पानी भर जाता था तो हम लोग खाट के ऊपर बैठ के काम करते थे, नीचे नहीं उतर सकते थे क्योंकि पानी भरा रहता था। ये देन किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों, गलत नाले, गलत निकाय व्यवस्था, गलत पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं की। शहर को कबाड़ बना दिया भारतीय जनता पार्टी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर। आप थोड़ा आगे चले जाइए, मकई तालाब, तालाब में पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए व्यवस्था नहीं की गई। बरसात के पानी को आप तालाब में डालने की अगर कोशिश नहीं करोगे तो क्या होगा? तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से हो गया, मैं ये कहता हूं कि क्या हम एजुकेशन, आप पॉलिटेक्निक कॉलेज को देख लीजिए, जन भागीदारी से धमतरी के लोगों ने उसको बनाया। अब अक्सर ये बात होती है कि नगर निगम में पैसे की कमी है। उसकी कमी क्यों है? मैं ये समझता हूं कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या बहुत बुद्धिजीवी लोगों से जैसे आप बैठेंगे तो आपके साथ ये चर्चा होगी। जब मेरी भी मेरे गुरु से चर्चा हो रही थी तो मुझे ये जानकारी मिली कि नगर निगम का जो सीमा है और जो राजस्व का नक्शा है वो दोनों अलग अलग है। अगर नगर निगम कोई काम करना चाहता है तो अपनी सीमा से बाहर नहीं कर सकता, और राजस्व के नक्शे में हम नगर निगम के जो नक्शे हैं उन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप हाईटेक बस स्टैंड को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो जिस जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं वो नगर निगम का हिस्सा नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि आज तक हाईटेक बस स्टैंड नहीं बन पाया। उसकी मांग क्यों नहीं की गई? पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष, बहुत पहले की बात है, डॉक्टर एनपी गुप्ता हुआ करते थे, केंद्र में कांग्रेस की शासन थी। वहां के पूर्व पार्षद ने कहा कि इसकी मांग करनी चाहिए, और यहाँ पे पानी निकाय की व्यवस्था, एक ऐसी रिपोर्ट बन के आई थी जिसके माध्यम से वहां केंद्र सरकार से डायरेक्ट नगर पालिका, नगर निगम को पैसा आएगा। तो डॉक्टर एनपी गुप्ता जी ने कहा वहां तो कांग्रेस का शासन है, वो लोग हमको पैसा क्यों देंगे? वहां के जो पूर्व पार्षद है उन्होंने आग्रह किया, आप कहिए तो सही, आप प्रपोजल बना के भेजिए तो सही, पैसा नहीं आएगा तो कहना कि पैसा नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर ने प्रपोजल भेजा ही नहीं। इसी के कारण यहाँ पे पैसे की कमी हो। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने परिवार का सदस्य हूँ, अगर मैं अपने पिताजी के सामने खड़े हूँ कि मेरे को 10 लाख रुपए अभी दो, तो कोई देगा क्या? योजना बताना पड़ेगा, उनको योजना बताना पड़ेगा, उनको अलग अलग मत से बताना पड़ेगा। उसी तरीके से नगर निगम और राज्य का शासन पिता और उस व्यवहार से चलता है कि आप उनसे कहिए कि आप मुख्यमंत्री जी से निवेदन तो करिए कि मुझे इस मत से जनता के लिए ये काम करना है। तो जितने भी नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर हुए, वो कभी राज्य के शासन और केंद्र के शासन को ऐसा प्रपोजल नहीं भेजा और वहां से पैसा नहीं आया, और इसका कारण जनता भुगत रही है। मैं तो फिर से कहता हूं, अभी आपसे चर्चा करते करते कहा कि मैं वार्ड के लोगों के पास जाऊंगा। वार्ड के लोगों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं, और एक दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन अलग अलग वार्ड को चिन्हांकित करके पूरे 40 वार्ड को 5 सालों तक घूमने का काम करूंगा। पहली बार कांग्रेस को शहरी सत्ता मिली थी, इस बार क्या उस रिकॉर्ड को कायम रख पाने में कांग्रेस सफल होगी कि कांग्रेस से शहरी तक छिन जाएगी? इसको लेके क्या मानते हैं आप? मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, उनके पार्षद ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया, आने वाले समय में फिर से महापौर जी को, कांग्रेस को, धमतरी के वार्ड के लोग और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस को वोट देते हैं पीछे से, उन सब से अनुरोध है कि वो फिर से
आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनको वोट दें। जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है वो फिर से करेंगे। और जो निरस्त हुआ है, अगर मैं महापौर बनूंगा तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वर्किंग आवर्स के बाद 7 दिन मुख्यमंत्री के दफ्तर में खड़े रहूंगा कि मेरे ये फलाने का काम है, मेरे ये वार्ड का काम है, मेरी जनता का काम है। आप 7 में से 1 दिन तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, 1 दिन तो मिलने के लिए बुलाएंगे, 1 दिन तो 1 करोड़ में नहीं तो 50 लाख तो देंगे। लेकिन किसी में ये ताकत नहीं रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। भारतीय जनता पार्टी का जब राज्य में भी शासन था और यहाँ पे भी शासन था, क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री के पास? आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समझे और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा उसको माने। आपने अपने आप को वार्ड के लोगों को धमतरी का जनप्रतिनिधि नहीं समझा, उनके अधिकार को मांगने का काम नहीं किया। रंजन जी, अगर पार्टी और जनता अगर आपको आशीर्वाद देती तो मैं चाहता हूँ धमतरी के गोल्ड मंच से आप लोगों को क्या माइलस्टोन देना चाहेंगे, धमतरी को लेके क्या सौगात देना चाहेंगे? सबसे बड़ी योजना देखिए, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, सुव्यवस्थित शहर का विकास, लोगों को रोजगार, ये मेडिकल कॉलेज जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मंच से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर आपको मौका मिलता है तो प्राथमिकताएं क्या रहेगी आपकी धमतरी विकास को लेकर? जैसे ही आपके साथ ये चर्चा शुरू हुई तो मैंने कहा कि नगर निगम का जो क्षेत्र है और जो राजस्व का खसरा है वो दोनों अलग है, दोनों की सीमाएं अलग अलग है। तो जो सीमाएं हमारे क्षेत्र में नहीं है उस सीमा को हम अपने उसमें लाने की, नगर निगम में लाने की कोशिश करेंगे। विधि अनुसार जो कार्रवाई होगी उसको करेंगे और वो जगहें मिल जाती है। तो मैं राज्य सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी हॉस्पिटल की सुविधाएं हो। क्योंकि आप देखिए कि बस्तर से भी लोग, बालोद से भी लोग, कांकेर से भी लोग आज DCH में और जिला अस्पताल में आते हैं। और धमतरी के लोग अगर किसी को कोई मेजर बीमारी हो जाए तो उनको रायपुर या शहर या छत्तीसगढ़ से बाहर जाना पड़ता है। तो एक ऐसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। चूंकि ये हॉस्पिटल के लिए जगह जो है हमारे नगर निगम क्षेत्र में अब कोई जगह बची नहीं है। आपके राजस्व के नक्शे के अनुसार, अब ये मैं आपको बढ़िया बात बताता हूँ, 1977 या 78 का जो नक्शा है वही नक्शा अभी 2025 तक चल रहा है। क्यों किसी नगर पालिका के अध्यक्ष और महापौर ने इसकी मांग नहीं की कि जो राजस्व में हमको ये जगहें जो नगर निगम क्षेत्र में आती हैं उसको नगर निगम को सौंपी जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के पास वो विजन नहीं था? विजन था लेकिन काम करने की इच्छा नहीं थी। काम करने की इच्छा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके सामने मुंह खोलने की ताकत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ की अव्यवस्थित किया है, शहर को कबाड़ बनाने का काम किया है। बढ़िया बात बताता हूँ, आप बालक चौक के पास आ जाइए, पहले नाला कितना बड़ा था, अब नगर पालिका, नगर निगम ने ही उसी के ऊपर दफ्तर बना दिया, उसी के ऊपर दुकान बना दी। अरे नाले के ऊपर आप दुकान बनाओगे, सफाई कैसे करोगे? वहां JCB जा पाएगी क्या? सफाई कैसे होगी? एक बार आपने किसी को दुकान दे दी, उसको हटाओगे कैसे? और मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति का, मैं तो सर, मेरा परिवार व्यापारी वर्ग का है, किसी की कोई दुकान होती है ना, वो दुकान भगवान से कम नहीं होती है। अपना पूरा जीवन वो उसके पीछे लगा देता है। एक बार आप उसको प्रॉपर प्लानिंग करके दो। नाले के ऊपर आप दुकान बना के दे रहे हो, उसके थोड़े समय बाद बोलते हो मेरे सफाई करना है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कचरा पानी, पीडी नाला देख लीजिए, पीडी नाला जो है इतना ऊपर है, नाली पानी यहाँ है, उल्टी गंगा बहती है, बोलते हैं ना, उल्टा नाली हमारे धमतरी में बहता है। इसको लेके 5 साल में क्या प्रयास हुआ आपके हिसाब से? आपने काफी आरोप लगाया भाजपाइयों में, लेकिन आपको भी मौका मिला, 5 साल आपकी पार्टी को मिला, आपके पार्टी के महापौर को मिला, आपके पार्षदों को मिला। इसको लेके आपके पार्षदों ने या महापौर ने क्या प्रयास किया? बढ़िया बात बताता हूँ, कोविड का समय था, सारे लोग घर में बंद थे, नगर पालिका और नगर निगम के लोग नाली को खुदाई किया, नाली की सफाई की, उसको बनाने का काम किया। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला तो मैं समझता हूँ उस समय इससे अच्छी व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे वापस वही स्थिति हो गई, नालियां बंद होने लगी, जाम होने लगी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब मैं महापौर बनूंगा तो जो नाली की जो व्यवस्था है, अव्यवस्था है, 100 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की देन है, उसको हम लोग सही करने का काम करेंगे। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी वार्ड का हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे आप डेवलप्ड कॉलोनीज में देखेंगे, साइड में पाथवे की जगह अब पेवर ब्लॉक लगता है। नाली अभी क्या होता है कि आप एक बार नाली करते हैं तो उसके जो सीढ़ी है उसको तोड़ देते हैं,
उसके बाद वो दुकान या व्यवसायी बेचारा जो महीने भर से कमाता है उसको ग्रेनाइट लगा के वापस सीधा करता है, 6 महीने बाद वापस नगर निगम उसको तोड़ देता है। वो व्यवस्था नहीं होगी, ढक्कन लगेंगे और ऐसी व्यवस्था बनेगी कि तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रेन टू ड्रेन सड़क हम लोगों की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, भूपेश बघेल जी की देन है, कांग्रेस में जो यहाँ सत्ता थे उनकी देन थी। आप रत्नाबंदा चौक में चले जाइए, 25 फीट का रोड दिखेगा, साइड में 15 फीट धूल मिट्टी में जा रहा है, उसके पीछे नाला है और उसके पीछे दुकानें हैं। मैं समझता हूँ कि जहां तक दुकान है उससे थोड़े पहले तक आपकी सड़क होनी चाहिए और जो धूल मिट्टी वाली जगह है वहां पेवर ब्लॉक हो, ताकि धूल भी ना उड़े और आने वाले समय पे जब हमको सफाई करने की जरूरत पड़े तो उस ढक्कन को निकाल के सफाई करके उस ढक्कन को वापस रख दे। उससे 2 चीजें होगी सर, नगर निगम का खर्चा कम हो जाएगा और जो व्यवसायी जिससे तकलीफ पाते हैं, जो तोड़ते हैं उनकी सीढ़ियों को, वो सीढ़ियां नहीं टूटेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हजरत जसूजा जी ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। शहर विकास को लेकर उनका एक अलग विजन देखने को मिला। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।